आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मुकाबला एक बार महात्मा गांधी से हुआ था और महात्मा गांधी को चुनाव में हरा दिए थे। यानी महात्मा गांधी अपने तरफ से सीतारामैया को चुनाव में खड़ा किए थे और उस समय सुभाष चंद्र बोस उसे हराकर 1940 में उन्हें हराकर यह साबित कर दिया था कि देश के सबसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के बारे में पूरी कहानी। तो इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897। माता का नाम रहता है प्रभावती देवी, पिता रहते हैं जानकी नाथ बोस। इनका जन्म होता है कटक उड़ीसा में। ठीक है, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है कटक उड़ीसा में जिनका नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। बाद में इनका नेताजी नाम पड़ता है जो देते हैं हिटलर। ये बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज रहते हैं जिनके वजह से इनके पिताजी चाहते हैं कि यह जितना दिन तक पढ़ेगा और जो जो पढ़ाई करना चाहेगा सब मैं इसे पढ़ाऊंगा। इसी कारण यह बचपन का पढ़ाई तो वहीं उड़ीसा में करते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद ये चले आते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता 1916 में। याद रखिएगा 1916 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में चले आते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज रहता है, कोलकाता का विख्यात कॉलेज रहता है। यहीं पर ये अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं जिसमें ये बीए दर्शन शास्त्र का कोर्स लेते हैं। यह एक आर्ट्स का कोर्स है जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि उस कॉलेज में एक प्रोफेसर रहता है जो अंग्रेज प्रोफेसर रहता है, बड़ा टाइट कड़क। वो स्टूडेंट को कभी भी पीट देते हैं और स्टूडेंट को जब पीटते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को यह बात पसंद नहीं आता है, क्योंकि किसी भी स्कूल में अगर बार बार कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बिना गलती से मारता है तो उसमें जो वहां के कुछ स्टूडेंट है उन्हें अच्छा नहीं लगता। शुरू से ये गर्म खून के व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, इन्हें यह बात पसंद नहीं था। और उसके बाद वहीं पे कॉलेज में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये छात्र संघ के नेता बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। और जब वो प्रोफेसर बार बार पीटता था तो प्रोफेसर से ये बात करते हैं कि आप बच्चे को इस प्रकार पीट नहीं सकते बिना गलती का। उसके बाद प्रोफेसर इन्हें कहता है कि क्यों नहीं पीट सकते हैं, हमारा मर्जी, हमारा स्कूल, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं और शिकायत कर देते हैं इस टीचर का कि ये टीचर बहुत बदमाश है, ये बच्चे लोग को बहुत पीटते हैं, बिना गलती का पीटते हैं। इस अंग्रेज टीचर को समझा दीजिए वरना हम लोग भी उग्र हो सकते हैं। प्रिंसिपल इसे किसी तरह समझा बुझा के भेज देते हैं कि देखो अंग्रेज टीचर है, उसको बहुत ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बुला के हम कुछ समझा देंगे। उसके बाद इनको बुला के, टीचर को बुला के समझाया जाता है, फिर भी टीचर मानते नहीं हैं। लेकिन ये टीचर अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट को पीटते हैं, बार बार पीटते हैं। अंततः ये छात्र संघ का नेता रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, इन्हें गुस्सा आ जाता है। एक दिन ये टीचर को पीटने लगते हैं और साथ में 4-5 विद्यार्थी और पीट देता है। इसके बाद ये बात प्रिंसिपल के पास चले जाती है। प्रिंसिपल बोलते हैं सुभाष तुमने ऐसा क्यों किया? सुभाष चंद्र बोस बोलता हमने बोला था ना कि हम वार्निंग दे रहे हैं सर कि वो टीचर को समझा लीजिए। वो टीचर हद से ज्यादा, वो अंग्रेज टीचर को आप समझाए नहीं, जो हद से ज्यादा स्टूडेंट को बिना गलती का पीटता था उसी का हम लोग सजा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसे कॉलेज से निकाल दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया। पूरा स्टूडेंट उग्र हो गया, बोले जब तक सुभाष चंद्र बोस को वापस नहीं लिया जाता है हम लोग भी कॉलेज में स्ट्राइक कर देंगे। इसके वजह से एक संघ का मीटिंग होता है, कॉलेज संघ का, और वहां पे डिसीजन होता है कि इसको वापस लाया जाए सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस फिर वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो उनको बोला जाता है माफी मांगने के लिए, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है माफी मांगो, ठीक है, उस टीचर से। वो बोलता है गलत के आगे कभी झुके नहीं हैं और झुकेंगे भी नहीं, इसके लिए आप हमें कॉलेज में रखिए, नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंततः इन्हें कॉलेज में रखना पड़ा और वहां ये ग्रेजुएशन का पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। पढ़ने में काफी तेज। इनके पिताजी पूछते हैं कि तुमने ये जो पढ़ाई किया है इससे तुम आगे अब क्या करना चाहते हो? ये बोला हम सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। तो बोला सिविल सर्विस की तैयारी तो यहां नहीं होती है, इंग्लैंड में होती है। इसे इंग्लैंड भेज दिया जाता सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए। वहां पे 1920 में ये ट्रेनिंग के दौरान सिविल सर्विस में ज्वाइन हो जाते हैं। पता है पूरे इंग्लैंड में इसका तैयारी किया जाता है, 4 साल का कोर्स होता था और ये मात्र 1 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और सिविल सर्विस में कार्यरत हो जाते हैं। ये बन जाते हैं वहां पे आईएएस, जो अभी का आईएएस आईपीएस है ना, वो बन जाते हैं वहां पे।
और ट्रेनिंग के तहत वहां जॉब करने लगते हैं। मात्र 1 साल बाद ये जॉब को छोड़ देते हैं, मात्र 1 साल बाद, और छोड़ के इंडिया चले आते हैं। ये बोला हम इंग्लैंड सरकार के अंदर यहाँ पे नौकर बनकर रहे और वहां इंग्लैंड हमारे देश में लोगों को मारेगा। उग्र व्यक्ति थे, गुस्सा आ गया, छोड़ के नौकरी चले आए। 1921 में पिताजी और भाई पूछा तुमने नौकरी क्यों छोड़ दिया? इन्होंने कहा नौकरी इसलिए छोड़ दिए कि हम इंग्लैंड में अंग्रेज का नौकर रहेंगे और वही अंग्रेज हमारे भारतीयों को जलियांवाला बाग के जरिए हजारों लोगों को मारेगा, असहयोग आंदोलन में कई लोगों को उठा के जेल में डाल देगा और हम उसके नौकर बन के इंग्लैंड में काम करें। इसका मकसद एक ही चीज अब हो गया, जैसे ही छोड़ के ये देश आए, आजादी। यह देश की आजादी चाहते थे हर शर्त पे, इसी कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को जो ज्वाइन कर लिया, वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। यही है वो चित्तरंजन दास। इनको ये राजनीतिक गुरु मानते थे। हर एक क्षेत्र में, खेल कूद में, पढ़ाई में, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वहां आपको अपना एक गुरु मानना चाहिए। तो ये अपना गुरु यहां मानते हैं चित्तरंजन दास, जो बड़ा सभ्य व्यक्ति होते हैं और थोड़ा सा गर्म खून के ये भी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह। तो सुभाष चंद्र बोस अपने गुरु मान लेते हैं इन्हें, चित्तरंजन दास को। और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू एक बार कांग्रेस को छोड़ देते हैं। गांधी जी से, नेहरू जी से कुछ वार्तालाप होता है और दोनों एक दूसरे पे गर्म हो जाते हैं और ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ये अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं। कौन? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रहता स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस उसी पार्टी के साथ हो जाते हैं, स्वराज पार्टी के साथ, कांग्रेस से अलग होकर। अलग होने के बाद ये अपना एक अलग पार्टी चलाने लगते हैं। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस खुल के काम करता, चित्तरंजन दास इसे खुल की आजादी देते हैं कि तुम जो करना है करो, बस देश हित में होना चाहिए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहां रुकने वाले थे? उन्होंने छात्र के बीच में ऐसा काम किया, अंग्रेजों को ऐसा धोया कि पूरा वहां पूरा बंगाल इसका फैन बन गया। और यूथ आइकॉन बनने के बाद, पूरा यूथ में आइकॉन बन जाते हैं। यूथ आइकॉन बनने के बाद 1928 में कांग्रेस की एक बैठक होती है जिसमें गांधी जी बोलते हैं कि अंग्रेज हम लोग को आजाद करना चाहता है। तो इस पे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आजादी नहीं देना चाहता है, ठीक है, पूर्ण स्वराज नहीं देना चाहता। वो कहता है कि हम तुम्हें आजाद करेंगे लेकिन हम लोग सब शासन चलाएंगे, हम इंग्लैंड चले जाएंगे, वहां से हमारा नियम रहेगा, हमारा कानून रहेगा। बोलेंगे गांधी जी हट जाओ, गांधी जी हट जाएंगे, नेहरू जी हट जाओ, नेहरू जी हट जाएंगे, सुभाष तुम इस पार्टी को छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा। यानी आजादी तो मिल जाएगी लेकिन उस पर शासन चलाने का काम इंग्लैंड में जाकर कौन करेगा? अंग्रेज। ऐसा किनको पसंद नहीं आता है? तो सुभाष चंद्र बोस को यह बात पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहिए तो पूर्ण आजादी चाहिए वरना आजादी नहीं चाहिए। उसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा। बोला दिक्कत हो तो हो, आप अपना अलग चलिए, हम अपने अलग लाइन पे चलेंगे। यहीं से ये दोनों अलग लाइन पे चलने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है, इस बैठक के बाद ये बहुत सारा आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन के चलते इन्हें कई बार जेल जाना पड़ता है, ठीक है, और जेल में ही भी बैठ के ये आंदोलन करते हैं। यूथ सब इनके सपोर्ट में आता है, जेल से इन्हें छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और ये युवाओं के चहेते व्यक्ति बन जाते हैं। पूरा देश इनको चाहने लगता है। सुभाष चंद्र बोस काफी लोकप्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए एक चुनाव होता है। कांग्रेस में प्रेसिडेंट उस समय बनता था, राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता था। तो चुनाव हुआ तो गांधी जी बोला सुभाष चंद्र बोस नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में 36 का आंकड़ा था। दोनों का टारगेट था देश की आजादी, लेकिन गांधी जी अपने तरह से आजादी चाहते थे, शांतिपूर्ण ढंग से, एक थप्पड़ मारो, नहीं दूसरा थप्पड़ भी मार लो, गाल आगे बढ़ा देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते थे एक थप्पड़ मारेगा तो 5 थप्पड़ बदले में देंगे, लेकिन हम अपने तरह से आजादी लेंगे। गांधी जी अपना एक नेता उतारते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में, और इसके अपोजिट में खड़ा होते हैं सुभाष चंद्र बोस। पता है कितना रिजल्ट क्या होता है? 1575 वोट मिलता है सुभाष चंद्र बोस को। इतना फेमस हो जाते हैं देश में वो। और मात्र 1376 वोट मिलता है सीतारमैया को, जो गांधी जी अपने तरफ से खड़ा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो आते हैं गांधी जी से अपना आशीर्वाद लेने।
गांधी जी हम तो जीत गए, अब बताइए देश के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं सुभाष मेरा मजाक उड़ाने आया क्या। हालांकि गांधी जी उस समय इनसे उम्र में बड़े थे, अपने बड़े भैया की तरह मानते थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को। तो आशीर्वाद लेने आया तो गांधी जी क्या सोचे मेरा मजाक उड़ाने आया। तो गांधी जी कुछ हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, तो ये बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, देखिए हंसते हुए बोल रहे हैं कि मैं हमेशा से आपका शिष्य रहा हूं, आज भी शिष्य हूं, भले ही जीत गया हूं लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तभी प्रेसिडेंट पद के लिए मैं लायक रहूंगा, अन्यथा मैं इस लायक भी नहीं रहूंगा अगर आपका आशीर्वाद नहीं लेता हूं कि मैं प्रेसिडेंट पद को आगे ले जाऊं। ठीक है, गांधी जी हंसते हुए फिर एक बात कहते हैं कि एक बात बोलूं सुभाष। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं बोलो। तो ये बोलते हैं ऐसा करो तुम प्रेसिडेंट पद से त्याग दे दो। अब सोचो कि आशीर्वाद लेने आया और ये बोला त्याग दे दो, तो इनको तो गुरु मानता था। बोला ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा के तौर पे हमें त्याग पत्र भी देना पड़े, अपने माला, ये जो माला है इनको प्रेसिडेंट बनने के बाद मिलता, उतार के उनके चरण में डाल देता, जाइए अब कांग्रेस पद से हम आजाद हो जाते हैं। ठीक है, और अब कांग्रेस को आप लोग चलाइए। यहां से ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं 1940 में, और छोड़ने के बाद पूरी तरीके से युद्ध के बीच में उतर जाते हैं, अपना आर्मी ये तैयार करते हैं और उसके बाद अंग्रेजों को उसी के द्वारा कई बार तंग करते हैं, मारते हैं, उनके अधिकारी को पीटते हैं। उसके बाद उसी समय 1939 से 1945 के बीच विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और इनका कहना था, ये गांधी जी से कहे थे कि सुनिए यही वो वक्त है जिस समय हम अंग्रेजों को यहां से खदेड़ सकते हैं। वो तो विश्व युद्ध में बिजी रहेगा, हम क्या करेंगे उस पर हमला करेंगे और उसको यहां से मार के भगा देंगे। ठीक है, इनका कहना था। बोला नहीं नहीं ये गलत होगा, हम अंग्रेजों से वादा किए हैं कि हम अपने सैनिक को देंगे विश्व युद्ध में उनको लड़ने के लिए। बोला 1914 से 1918 के बीच में दिए थे, लड़ा था, अंग्रेज वादा किया था कि आपके हम आजाद कर देंगे। 1939 में भी आप सेना दिए हैं, फिर विश्व युद्ध खत्म होगा, फिर वो धोखा देगा, आप मेरा बात लिख के ले लीजिए। नहीं मानता है गांधी जी, तो गांधी जी को बोलता है आप अपने अनुसार चलिए, हम तो अपना काम करेंगे। इसी के दौरान ठीक है वो अपना फौज बनाते हैं और आंदोलन जब कर रहे होते हैं तो 1940 के लास्ट में इन्हें क्या कर लिया जाता, कैद कर लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा। लगभग 11 बार ये जेल गए थे अपने जीवन में, 11 बार, सोच लो 11 बार इन्हें जेल भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा, फिर भी ये हार नहीं माने थे। और अंततः जब इन्हें जेल भेज दिया गया तो ये जेल में अरेस्ट हो जाते हैं और वहां पे भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल इसलिए करते हैं कि इनका कहना था कि ऐसे नहीं होगा, कुछ दूसरा दिमाग लगाना होगा, इंडिया में रहकर हम देश को आजाद नहीं कर सकते हैं, हमें कोई और देश में जाके अलग सेना तैयार करना होगा, तब अंग्रेजों से लड़ना होगा। तो ये वहां पे इसी प्लान के तहत भूख हड़ताल कर लेते हैं और उसके बाद एकदम मिर्गी की तरह करने लगते हैं कि अब हम नहीं रहेंगे। अब अंग्रेज अधिकारी देखता बोलता रही तो मर जाएगा जेलवा में, जितना इंडिया का यूथ सब है हम लोग को मार के भगा देगा, सबसे बड़ा चेहरा है, प्रेसिडेंट अभी बना है, जल्दी इसको निकालो जेल से निकाल के इसको घर भेज देता है और हाउस अरेस्ट कर लेता है। क्या बोलते हैं? हाउस अरेस्ट का मतलब होता है घर में ही ये कैद रहेगा, घर में एक रूम में इसको डाल के, रूम के बाहर एक टेबल लगा के वहां हमेशा पुलिस तैनात रहेगा। तो एक पुलिस को तैनात कर दिया जाता है, भारतीय पुलिस ही रहता है लेकिन अंग्रेजों का वो सेना रहता है। ठीक है, तैनात करके इनको घर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है कि तुम अरेस्ट है, घर में ही रहो अपना, घर में अगर तुम मर भी गया तो तुम्हारा हम लोग दोषी में नहीं आएंगे, अंग्रेज का कहना था। अब घरे में ही क्या अनशन कर लेते हैं, अनशन कर लेते हैं, घर में रहने लगते हैं लोग। जो है इनको मतलब कि सोचता है कि चलो अब सुभाष चंद्र बोस शांत हो गया, लगभग महीना 2 महीना घर से निकलते ही नहीं है। उसके बाद ये बोलते हैं हमको 24 घंटा में एक बार खाना खाना है। 24 घंटा में ये एक बार खाना खाते हैं और गेट के नीचे क्या रहता है, इतना जगह रहता है जहां से इनके थाली को अंदर दिया जाता, खाना वाना खा के हाथ उठ पोंछ के थाली को बाहर कर दिया जाता था। उसी में अटैच था लेटरिन बाथरूम, वहीं पे ये अपना सब क्रियाकलाप करते थे और लगभग 1 से 1.5 महीना ये अपने कमरे में ही रहे। उसके बाद इनका प्लान बनता है अपने भतीजा के साथ कि हम यहां से भागेंगे। ठीक है, और वो यहां से भागने का प्लानिंग करते हैं। ये यहां से घर से भाग जाते हैं। क्या करता है कि वो जो बाहर में बैठा रहता है, अंग्रेज के तरफ से जो पुलिस रहता है उसको दाढ़ी उड़ी बनाते रहता है, इधर मोड़ता है, तब तक इधर सुभाष चंद्र बोस गेट खोल के धीरे धीरे बाहर
लगभग 12 दिन हो जाता है, फिर भी पता नहीं चलता है कि सुभाष चंद्र बोस हाउस अरेस्ट में नहीं है, ये भाग चुके होते हैं। और 12 दिन के अंदर ये कहां चले जाते हैं, ध्यान से सुनो, ये कोलकाता से भागते हैं, कोलकाता इनका घर रहता है, हाउस अरेस्ट होते हैं। कोलकाता से ये गोमो धनबाद पहुंच जाते हैं, धनबाद में एक रात रुकते हैं और उसके बाद वहां से दिल्ली होते हुए ये पेशावर यानी पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान में है, पेशावर पहुंच जाते हैं और पेशावर से फिर बाय रोड ये काबुल पहुंच जाते हैं। शक्ल बदलने में ये बड़ा माहिर होते हैं, कई बार अपना चेहरा बदलते हैं और अंततः कहां पहुंच जाते हैं, काबुल। काबुल से ये प्लान बनाते हैं कि हमको मॉस्को जाना, मॉस्को मतलब अभी के समय में जो रूस है, कि रूस में जाके हम सेना तैयार करेंगे, रूस वाला जरूर मेरा मदद करेगा और वहां से हम अंग्रेजों को भगाएंगे भारत से। लेकिन पता चलता है कि रूस जो है इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहा विश्व युद्ध में। इसी कारण ये अब विचार बना लेते हैं कि जर्मनी उसका उल्टा है, यानी जर्मनी जो है वो इंग्लैंड के विरोध में लड़ा। अब ये जर्मनी जाने का प्लान करते हैं और जर्मनी में उस समय रहता है हिटलर, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, बड़ी खतरनाक रहता है। एक रूम में हजारों आदमी को बंद करके और जहरीला गैस छोड़ देता है, चारों तरफ शीशा से लगा रूम रहता है और एक शीशा से ही देखता है और हंसता है, ही सब मर रहा, पूरा खुश होता है। बहुत डेंजर आदमी था ये, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। आदमी मरता था तो ये खुश होता था, इतना खतरनाक आदमी था। इससे मिलने गया, ही सब मना किया सुभाष चंद्र बोस को, उससे मत मिलो, बहुत खतरनाक आदमी, थोड़ा सा भी गलत बात निकला गोली मार देगा, फांसी लगा देगा, कुछ भी कर देगा, जला के मार देगा। ये बोला मिलेंगे तो जरूर। जाके मिलता है, उधर से आता एक आदमी, बोलता है हेलो मैं हिटलर। बोला मुझे हिटलर से मिलना, आप जाइए। हूबहू हिटलर जैसा दिखता है, फिर भी बोलता है जाइए, मुझे हिटलर से मिलना, आपसे नहीं मिलना। फिर दूसरा व्यक्ति आता, फिर यही बात बोलता है, हेलो मैं हिटलर। बोलता चुपचाप यहाँ से निकलिए, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। इस तरह 4-5 हिटलर आते हैं और सब बोलते हैं मैं हिटलर, ये सबको भेज देते हैं। अंत में जो ओरिजिनल हिटलर है वो आता है। एक्चुअली होता है क्या है कि 4-5 को बेहरूपिया बना के रखता है, हिटलर का 4-5 को हमशक्ल बना के रखता है और कहीं भी भेजता है तो वो अपना हमशक्ल को ही भेजता था, अपने छिप के रहता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पहचान लेते हैं, हिटलर पहुंचता ओरिजिनल वाला, बोलो हेलो मैं हिटलर, बोलो क्या काम है। जैसे आता तैसे खड़ा हो जाता है, बोलता मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूं। उसके बाद हाथ मिलाता है और हाथ मिलाने के बाद हिटलर बोलता है ये सब तो ठीक है, ये बताओ मेरा 4-5 को बेहरूपिया जो आया था उसको तुम कैसे पहचान लिया, दुनिया में आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया, इंडियन आदमी का इतना दिमाग तेज कैसे है। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस से हिटलर काफी प्रभावित होता है, इनकी टैलेंट को देखकर ये चकित रह जाते हैं। उसके बाद हिटलर इनसे पूछते हैं कि बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, हमसे सिर्फ मिलने तो नहीं आए हैं, इतना हमें पता है। ये बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ मैं यहाँ पे सेना तैयार करने आया हूँ। ठीक है, बोलता सेना तैयार करने, वो भी यहाँ पे जर्मनी में, वो कैसे। बोला आपके पास भारतीय सेना है, 4000 भारतीय सेना आपने युद्ध बंदी के दौरान इंग्लैंड से जो लड़ने आया था उसको पकड़ के रख लिए हैं, वो सेना को हमें दे दीजिए। तो हिटलर बोलता है क्यों तुमको दे दे। बोलता इसलिए दे दीजिए कि इंग्लैंड भी आपका दुश्मन, इंग्लैंड मेरा भी दुश्मन, हम इंग्लैंड वाले को मारेंगे तो इससे आपका भी फायदा होगा। बोलता बात तो सही बोल रहा। ये बोलता लेकिन वो लोग मानेगा। बोला वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ये आते हैं अब सेना के पास और सेना को बोलते हैं कि चलो अब हम लोग जो है इंग्लैंड को भगाएंगे भारत से। ठीक है, यानी अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे और भारत को आजाद करवाएंगे। ये बोला कि इंग्लैंड वाले हमको पगार देते हैं, उसके साथ हम दगाबाजी नहीं कर सकते हैं। बोला तुमको ये जो जर्मनी वाला पकड़ के रखा हिटलर, क्या तुमको छुड़ाने आया इंग्लैंड वाला, हम तुमको यहाँ पे छुड़ाने आए तो तुम मतलब अपने आप को बोला। फिर भी लोग तैयार नहीं होते हैं, जो सेना सब रहता है, हिटलर जो युद्ध बंदी करके रखता है ये तैयार नहीं होता है। अंत में ये कुछ बोलते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं। जैसे ही ये सब सुनता है बोलता अरे यार ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, इसके साथ जाने को बनता है। और उसके बाद सारा सेना तैयार हो जाता है। फिर ये हिटलर के पास आते हैं और कहते हैं कि सेना सब तैयार हो गया। बोला तूने किया क्या सेना के साथ, इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया। जरूर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा गुण है जिसके कारण तुमको हम लीडर कर सकते हैं। और उसी समय इनका नाम दे देते हैं नेताजी। कौन, हिटलर। ठीक है, याद रखिएगा हिटलर इसी समय नेताजी बन जाते हैं। वहीं से आज तक हम कहते आ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहले सिर्फ सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इसी हिटलर के कारण इस घटना के बाद इनका नाम पड़ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि अलग नाम से वहां पे जाते हैं ये, ठीक है, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी नहीं है। इतना याद रखिए कि नेताजी नाम पड़ता है और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के साथ नेताजी जुड़ जाता है। यहां से
4000 सैनिक इनके हवाले सौंप देता है और सारे सेना को भेजा जाता है, ठीक है, कहां पे? जापान। जापान क्यों भेजा जाता? सुनो, हिटलर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इंग्लैंड को हराना चाहता है, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, तो यहां से वो काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा जापान, क्योंकि जापान हमारा साथी है। अभी विश्व युद्ध चल रहा, 1939 से 1945 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा था, और उसी समय ये गए थे वहां पे। बोला जापान हमारा साथी है। बोला वो कैसे? तो देखिए जापान इसका कैसे साथी था बताते हैं। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? और ये 1945 तक चला था। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में 2 ग्रुप में बटा था पूरा विश्व। बहुत सब देश नहीं लड़ रहा था, लेकिन जितने भी देश लड़ रहे थे वो 2 ग्रुप में बटे थे। पहले ग्रुप का नाम था एक्सिस अलायंस और दूसरे का नाम था एलाइड पावर, ठीक है, एलाइड पावर। तो एक्सिस, देखो एलाइड पावर में कौन कौन थे? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन। मुख्य रूप से ये चारों देश थे जो एलाइड पावर के थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में जीते थे और दूसरे विश्व युद्ध में भी इन्हीं का जीत हुआ था। ये चारों एलाइड पावर में थे, याद रखिएगा, एलाइड पावर में। और उसके बाद एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली और जापान। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है, इधर से ये 4 देश, इधर से ये 3 देश, दोनों के बीच में पूरा मिसाइल मारा जाता है, बम मारा जाता है, पूरा भयंकर युद्ध होता है। ये इस पे ये मिसाइल गिरा दिया, ये इस पे ये मिसाइल गिरा दिया। लगभग 5 साल तक यह युद्ध चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध, जो विश्व का सबसे खतरनाक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कभी भी आप सर्च कीजिएगा कि विश्व का सबसे खतरनाक युद्ध कौन सा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध लिखाएगा, ठीक है। इसी के बाद जापान में परमाणु बम गिरा था, जहां पे युद्ध का समाप्ति हुआ। तो चलो आगे ये सब जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जर्मनी का साथी है जापान। तो बोला आप जापान जाके लड़िए, ठीक है। हिटलर जो है इसको बोलता है आप जापान जाके लड़िए, जापान हमारा दोस्त है, हम उसको सहायता करते हैं, वहां से वो आपको सहायता करेगा। उसके बाद इसको जो है ना, हिटलर इसको एकदम स्पेशल पनडुब्बी देता है, जिसको बोलते हैं सबमरीन। बोलता है यहां से आपको जापान भेजेंगे स्पेशल, जो पानी के अंदर घुसता है बाहर निकलता, अंदर घुसता है बाहर निकलता, पनडुब्बी। विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो समुद्र में कोई गोला मार देता, इस पे बम मार देता, तो ये तो खत्म हो जाता, क्योंकि इसका रास्ता किधर से था? यहाँ पे आपका जर्मनी है, जर्मनी से आप इस तरह से होते होते ये पहुंच जाता है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में रहता है, जापान यहां रहता है, लेकिन ये सुमात्रा द्वीप पहुंचता है पानी के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, होते 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 लगभग 2.5 से 3 महीना लगता है इसको यहां पहुंचने में। सुमात्रा द्वीप उस समय जो जापान का कब्जा में रहता है, जो अभी इंडोनेशिया है। यहां पहुंचने के बाद वो यहां से फ्लाइट पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं जापान, टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच जाते हैं। और टोक्यो में वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जापानी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और वही जापानी भाषा में कुई काकी चूचा चू करता है, ठीक है। और उसके बाद पता नहीं क्या बातचीत करता है, लेकिन कहने को मतलब सुनने को जो आता है वो वहां बोले थे, देखो जापान, इंडिया, एशिया, ये सब तो हम एशियन का है, तो इसमें फिर गोरे अंग्रेज आके शासन कैसे कर रहा है, ये गलत बात है कि नहीं? तो उसका प्रधानमंत्री बोलता हाँ गलत बात तो है। बोलता है तो मार के भगाना चाहिए कि नहीं इंग्लैंड वाला को? बोलता हाँ भगाना चाहिए, तो हम आपके साथ हैं, हम लोग सब मिल के इसको मार के भगाएंगे यहाँ से। ऊपर से बोलता है बुद्ध भगवान बुद्ध आपका भगवान है, हमारा भी भगवान बुद्ध भगवान है, इंडिया में भी भगवान बुद्ध का पूजा होता है, तो हम लोग भाई भाई हुए ना धर्म के नाते से भी। मतलब बड़ा मस्का लगाता है, मस्का लगाते लगाते उसको फुसला लेता है। जब हिटलर जैसा तानाशाह को फुसला लिया, तो ये जापान वाला जो प्रधानमंत्री कौन खेत का मूली है, बात को समझ रहा है ना? तो जिसके वजह से यहाँ पे ही कुछ बहुत अच्छा बात बोलता है, और उसके बाद जापान का प्रधानमंत्री इतना खुश होता है कि पूरे विश्व में ऐलान कर देता है कि हम सुभाष चंद्र बोस को पूरी तरीके से दे रहे हैं आर्मी, अब सब सहायता देंगे, ये इंग्लैंड को मार के भगाएगा वहां से। इंग्लैंड वाला कोई बात पता चल जाता है कि अरे तोरी के, ये तो सुभाषवा को हम बड़ी आसान समझे थे, बड़ा हल्का आदमी समझे, ये तो गया हिटलर से मिला, जापान का प्रधानमंत्री से मिला, और उसके बाद अपना एक अलग सेना बना रहा। उसके बाद जापान का जो प्रधानमंत्री है वो बोलता जा हमारे कब्जे में सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया। बोलता इंडोनेशिया कब्जा करने से थोड़ी कुछ होगा। सुभाष चंद्र बोस बोलता है कब्जा तो करना पड़ेगा आपको सिंगापुर। देखो ये है सिंगापुर,
ठीक है। यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है और यहाँ से फिर आता है सिंगापुर। बोलता सिंगापुर को कब्जा कीजिए, क्योंकि सिंगापुर में 85,000 सेना है इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। हाँ, अंग्रेज का 85,000 सेना यहाँ पे है, 85,000, ठीक है। और इस 85,000 में 45,000 भारतीय है। दिमाग इसका देखो, अगर उन भारतीयों को किसी तरह हम अपने तरफ कर लिए तो 40,000 को तो ऐसे मार के कुछ देगा, उसके बाद वो जगह हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जापान यहाँ से हमला करता है और धीरे धीरे सिंगापुर को किसके कब्जे में कर लेता है? अपने कब्जे में। अब सुभाष चंद्र बोस यहाँ आता है और एक पर्चा गिराता है कि तुम सब भारतीय हो और तुम्हें अपने देश की सेवा करना चाहिए। तुम्हारे साथ रह के, तुम्हारा यूज करके इंग्लैंड वाला हम लोग को तंग कर रहा, हमारे देश को तंग कर रहा है। इससे क्या होता है कि यहाँ का जो आदमी रहता है वो बड़ा खुश हो जाता है, बोलता बात तो पते की कर रहा। अब जो साथ है इधर 45,000, कितना हजार? 45,000, इधर 40,000 अंग्रेज, ये 45,000 मिलकर 40,000 को कुचने लगता है। अंदर अंदर धीरे धीरे विद्रोह करता है, कुछता है, हर भाषा में पर्चा गिराता है। रोज हेलीकॉप्टर पार होता है, पर्चा गिराता है। भारतीय सैनिक पर्चा उठाता पड़ता है, तुम भारतीय हो, अंग्रेज तुम पर शासन कर रहा है, उसको मार के यहाँ से भगाओ। अब जो है ये लोग पढ़ता है, हिंदी में गिराता है, तमिल में गिराता है, अंग्रेजी में गिराता है, जो जो भाषा जानता है उसको पढ़ के पूरा सेना को सुनाता है। अब यहाँ सेना मार के कूचने लगता है। इस 45,000 लोग मिलकर 40,000 को मार के भगाने लगता है। धीरे धीरे कब्जा में हो जाता है सिंगापुर। अब नेताजी बोलता चलो, यहाँ रहता एक व्यक्ति रास बिहारी बोस। बोलता है तो हमारे आदमी है, हमारे जाति पाति का आदमी, हम भी बॉस, ये भी बॉस। रास बिहारी बॉस रहता है। रास बिहारी बॉस से ये कहते हैं कि देखिए आपके पास एक सेना है, जिस सेना का नाम रहता आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस नहीं बनाते हैं, पहले से बना हुआ रहता है ये 45,000 आर्मी में, जिसका लीडिंग करते हैं रास बिहारी बॉस। तो रास बिहारी बॉस इस सेना को लीड करते हैं। उसके बाद उस सेना के पास जाते हैं और वही वाला डायलॉग फिर बोलते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। बोलता है वो खून नहीं है जो देश के लिए काम ना है, वह खून पानी है जो देश के लिए काम ना है। बोला अरे तूरिक, जबरदस्त आदमी, मतलब मेरा खून पानी है, अगर देश के लिए काम ना है हम देश के लिए मर मिटेंगे। सब एकदम जितना आजाद हिंद फौज बनेले रहता है कौन? रास बिहारी बॉस। वो बोलता है कि अरे जबरदस्त नेता मिला। वहां एक झांसी की लड़कियों का भी ग्रुप बनता है, झांसी की रानी उसका नाम रखता है, झांसी की रानी ग्रुप। उसमें भी बहुत सारी महिलाएं भाग लेती है। पूरा खतरनाक आर्मी बनाता है। देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा आर्मी बना लेता है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, जहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। जो जापान के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वो इसको सहायता देते हैं, आधुनिक हथियार, सैन्य सहायता, सैनिक भी देता है अपने तरफ से जापान। वहां से हिटलर फोन करता है, जो जो चाहिए सुभाष को देते जाओ, बड़ा खतरनाक आदमी है, एकदम खतरनाक यूज करेगा, तुरंत इंग्लैंड को भगा देगा एशिया से। उसके बाद सब देता है, आधुनिक हथियार देता है, एक से एक मिसाइल। उसके बाद बहुत सारा आदमी का सहायता देता है। जितना सेना रहता है इधर 45,000 उसको इंग्लैंड वाला खर्चा दे रहा था, अब कौन खर्चा देगा? तो जापान वाला खर्चा देता है। अरे सुभाष चंद्र बोस तो बड़ा तगड़ा आदमी है, सबका खर्चा भी निकाल रहा, सैन्य सामग्री भी बना रहा है, उसके बाद आधुनिक हथियार भी मंगा रहा। कितना अच्छा से पोटा जापान का प्रधानमंत्री को और साथ ही जाके हिटलर को कि सब सामानों दे रहा। इंडिया का जितना लोग है उस समय सेना जितना था, सब खाना पीना कहां से खा रहा था? जापान का मदद से, ठीक है। और उसको हिटलर भी मदद कर रहा। सोचो इसका दिमाग कितना तेज आदमी था, ठीक है। और जापान जर्मनी दोनों मिलकर किसका मदद करने लगते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सिंगापुर में ये सेना बनाते हैं आजाद हिंद फौज सेना, ठीक है, रास बिहारी के नेतृत्व में। और जापान धीरे धीरे इंडोनेशिया, सिंगापुर और बर्मा को कब्जा कर लेता है, ठीक है। कहां कहां थोड़ा सा देखिए मैप में। सुमात्रा कब्जा रहता है और उसके बाद ये कब्जा कर लेता है सुमात्रा से सिंगापुर से कब्जा कर लेता है इधर म्यांमार, ठीक है, जो बर्मा भी कहता है। तो ये म्यांमार कब्जा कर लेता है, सिंगापुर कब्जा कर लेता है। और म्यांमार में जब सेना को सबको बैठा के उसके बाद बोलता है अब वार किया जाए, यहां से नागालैंड की पहाड़ियों के सहारे से ये पहुंच जाता है मणिपुर। और मणिपुर में जितना अंग्रेज सैनिक रहता सबको कूच के मार के भगा देता वहां से। और पहली बार भारत का किसी धरती पर तिरंगा फहराता है सुभाष चंद्र बोस के चलते। और वो भी कब? 1944 में। 1944 में भारत का मणिपुर आजाद हो जाता है। किसके चलते? कौन सेना के चलते?
हाँ, आजाद हिंद फौज। अब जो है अंग्रेज डर जाता है, बोलता ई तो मतलब कि बर्मा के रास्ते भारत पर चढ़ाई कर दिया, मणिपुर को कब्जा कर लिया अप्रैल 1944 में। अब बोलता अब नहीं छोड़ेगा, ई मणिपुर होते 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 दिल्ली पहुंच जाएगा और हम लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहां से। धीरे धीरे ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अब दिल्ली पे कब्जा करेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे पता चलता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा देता है 1945 में। और जैसे ही परमाणु बम गिराता है यहां पे जापान हार मान लेता है, क्योंकि एक परमाणु बम गिराता है, उसी के 1-2 दिन बाद दूसरा परमाणु बम गिरता है। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि हजारों हजार की संख्या में मौत होता है यहां पे लोगों का। और इतना मौत के बाद हार मान लेता है जापान वाला। तो जापान वाला हार मानता है, तो जापान को हारने से कौन कौन हार जाता है? एक्सिस अलायंस हार जाता है, एक्सिस पावर हार जाता है। यानी यहाँ जर्मनी, इटली और जापान तीनों का हार हो जाता है और एलाइड पावर फिर से द्वितीय विश्व युद्ध में भी जीत जाता है। इसके वजह से जो जर्मनी के तानाशाह रहते हैं, ठीक है, जर्मनी के तानाशाह हिटलर, ये बेचारा आत्महत्या कर लेते हैं। उधर जापान का प्रधानमंत्री सरेंडर हो गया, ठीक है, वो बोला कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम युद्ध को यहीं स्थगित करते हैं, हम हार मान लेते हैं। हार मानने के वजह से सुभाष चंद्र बोस भी अपनी सेना को पीछे खींच लेते हैं, ठीक है, ये जो मणिपुर को आजाद कर लेते हैं और उसके बाद अपनी सेना को फिर से ले आते हैं सिंगापुर में। और सिंगापुर में फिर से प्लान बनाते हैं, ये बोलते हैं अब हम जाएंगे मॉस्को। मॉस्को कहाँ रहता है? ध्यान से देखिए, मॉस्को रहता है, ये है सिंगापुर, ठीक है, और ये उसके बाद आ जाते हैं ताइवान में। सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं ताइवान में। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद सारा जितना सैन्य सहायता होता है, सामग्री होता है, सब चीज सामान सब बंद हो जाता है भारतीय सैनिक को देना। अब तो सब भूखे तो मरेगा नहीं, जिसके वजह से आजाद हिंद ये बोलता है अब हम जाएंगे रूस का राजधानी रहता है मॉस्को। तो यहां से वो फ्लाइट धरते हैं, ताइवान के ताइपेई से फ्लाइट धरते हैं और पहुंच जाते हैं उड़ते हुए, यहां का विचार करते हैं मॉस्को आने का। ये राजधानी है किसका? रूस का, रसिया का, ठीक है। यहां पे आने का विचार करते हैं, लेकिन बीच में ही इनका फ्लाइट जो है वो ताइपेई में क्रैश कर जाता है, ठीक है, इनका प्लेन क्रैश कर जाता है और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमला होता है। उसके बाद एक्सिस अलायंस की क्या हो जाती है? हार। हिटलर भी आत्महत्या कर लेते हैं, फूड सप्लाई बंद हो जाता है, सैन्य सहायता बंद हो जाता है, सब चीज। नेताजी मॉस्को जाते वक्त शहीद हो गए, क्योंकि प्लेन क्रैश कर जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खतरनाक क्रैश हुआ है। इस तरह का दुर्घटना होने से कोई बच सकता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहीं मृत्यु हो जाती है। हर एक चीज कहा जाता है, आज तक इनके मौत का सुराग नहीं मिला कि सुभाष चंद्र बोस सही में शहीद हुए थे या आज तक जीवित है। इसीलिए आज तक ये इनका मौत एक रहस्य बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस आजाद हिंद फौज का हुआ क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। इनके शहीद होने के बाद आजाद हिंद फौज रुके नहीं। आजाद हिंद फौज से 2-3 जो मुख्य सेना थे उसको पकड़ के ले आए अंग्रेज और उसको खूब मारा। पूछा बताओ, बोला तुम लोग का मिशन बताओ, मणिपुर को कब्जा किया, तुम लोग का कहां कहां सेना है, क्या क्या प्लान है, कुछ नहीं बताया। तीनों को बहुत मारा अंग्रेज, लेकिन कुछ नहीं बताया। 1945 में अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो इंडिया उसी समय आजाद हो जाता और अंग्रेज वहां से भाग खड़ा होते, अगर एक्सिस पावर का हार नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन फिर भी आजाद हिंद सेना को जो तैयार करके गए, उस समय आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना 25 लाख थे। अंग्रेजी सेना में भारतीय सेना कितने थे? 25 लाख। और वो लोग का मात्र जो है लगभग 40,000 सेना था। किसका? अंग्रेज का। अब 40,000 को 25 लाख आदमी मारने लगे तो ठहरेगा? सुभाष चंद्र बोस यही काम करके गए। अब क्या हुआ, जैसे पता चला कि हमारा लीडर सुभाष चंद्र बोस मर गया, तो जो हवाई फायरिंग जो करता है ना, उसको बोलते हैं वायुसेना। वायुसेना जितना वहां पे अपना जो साथी सैनिक था इंग्लैंड वाला, उसको कुछ कुछ के मार रहा है। उसके बाद जो पानी वाला सेना है, पानी वाला सेना अपना पानी वाला सेना को मार रहा। जल्दी बताओ। अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि एक एक आदमी पे 5-5 आदमी पड़ रहा था, यानी एक अंग्रेज को 5-5 को भारतीय सैनिक मार रहा। बताओ जल्दी कहाँ है, तुम लोग को भागना पड़ेगा। इतना मारा कि लास्ट में ये लोग जो है इंग्लैंड वाला बोला
अरे बाप अब छोड़ के भागना पड़ेगा। अब संभव भी नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम इंग्लैंड से फिर से सेना मंगाए 10 लाख 5 लाख और भारत पे कब्जा करें। तो 1945 में इतना मारा कि 46 तक जाते जाते इसने सोच लिया। गांधी जी देखो, ये लोग विश्व युद्ध भी जीता हुआ था इंग्लैंड वाला, अमेरिका के साथ रह के, देखे ना आप लोग। तो क्या कारण था कि विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ये लोग जीत गया था। उसके बाद ये क्या किया था कि उस समय बहुत शक्तिशाली थे, पूरा अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, रूस सपोर्ट कर रहा था। चाहते हैं तो ये अभी भारत को 10-20 साल और कब्जा करके रख सकते थे। लेकिन क्या कारण था कि इंग्लैंड को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा? आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस द्वारा तैयार किया गया सेना। उसी के कारण ये बकलोलवन सब भागा। उसका प्लानिंग था कि इतना सैनिक को तैयार कर देंगे हम कि हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये लोग को भागना पड़ेगा। और 46 में बेचारा लोग ऐलान कर दिया, इसका प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, कि अब हम लोग भारत को आजाद कर देंगे। आजाद करने का डेट रखा था 1948, लेकिन बोला इतना मारा अंदर अंदर, इतना मार रहा था, रोज आदमी गायब हो जा रहा, 100-200 आदमी 500 आदमी रोज गायब हो जा रहा था इंग्लैंड वाला सैनिक सब। तो बोला कि नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा कि 1948 तक कोई बचबे नहीं किया इंग्लैंड वाला। इसके कारण 15 अगस्त 1947 को भाग गया ये सब, आजाद हिंद फौज का चलते। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं भी रहे तो ऐसा सेना तैयार करके गए कि भारत में विद्रोह करता रहा और अंग्रेजों को मारता रहा। ऐसा सब में जोश और जुनून भर दिए थे। वो वाला जो उसका नारा था, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आसके देश का काम नहीं। ये लोग बोला देश का काम अबे नहीं करेगा, खून तो खून थोड़ी है, पानी है। इसलिए ये लोग देश को आजाद कराने के लिए लड़ते रहा और अंत में अंग्रेज आजाद हिंद फौज के चलते 15 अगस्त 1947 को ही भाग गए थे। 1948 का वेट नहीं किए, अगर रहते तो पता नहीं शायद सब इंग्लैंड वाला मारा जाता। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि क्या करके गए हैं। आप आज पता चला होगा कि सुभाष चंद्र बोस क्या है। महात्मा गांधी और बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे उनसे बहुत ज्यादा ऊंचा कद था सुभाष चंद्र बोस का। अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते तो भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस होते, क्योंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब डरते थे सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस आईएएस का जॉब को ठोकर मार के आया था, नॉलेजेबल आदमी था, महात्मा गांधी से अपना मतलब गुरु मानता था। लेकिन उससे महात्मा गांधी भी इसको बहुत चाहते थे। ये बोलते थे कि तुम अपने तरीके से आजाद कराओ, हम अपने तरीके से आजाद कराएंगे। महात्मा गांधी से इसका दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये गर्म तरीके से आजाद कराते, वो ठंडा तरीके। इन्हीं के वजह से बोला कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों को बोला भारत छोड़ो। इन्हीं की वजह से थोड़ा सा गर्म हुए थे गांधी जी भी, इन्हीं की वजह से। ये महात्मा गांधी को कॉल करते हैं, गांधी जी हम आपका शिष्य सुभाष। बोला अरे तू कहाँ है रे, वहाँ जहाँ तहाँ से कैसे मार रहा इंग्लैंड वाला को सबको। तो बोल रहा हम अभी सिंगापुर में है, आपने जो भारत छोड़ो आंदोलन किया है हम बड़ा खुश हैं उससे, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा जैसे दिए, सुभाष चंद्र बोला वाह, अब मेरा जैसा गुण गांधी जी में भी आ रहा। उसने कहा फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता का उपाधि देते हैं हम आपको। और उसी समय से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसीलिए नारा लगता है क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना सेना तैयार किया, अपना फौज तैयार किया आज आजाद हिंद रूप में। और जो 1948 में इंग्लैंड भागने वाले थे वो 1947 में ही भाग गया।